अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है और हम फॉरेस्ट को मैनेज क्यों करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड या साइंटिफिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर के अंदर कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह हमने फॉरेस्ट को मैनेज करना है ताकि जो हम हमारे जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या सोशल नीड्स हैं, जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, वो हमारी मैनेज हो सके और पूरी भी हो सके। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि फॉरेस्ट ह्यूमन की बहुत सी डिमांड्स को पूरा करते हैं। ये टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वुड, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फूडर प्रोवाइड करते हैं, फूडर कहते हैं चारे को, और लैंड के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो इकोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो वाटर को भी कंजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं। हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाइड इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ताकि जब हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे उसको, उससे हमारी इकोलॉजी मेंटेन रहेगी और उससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और वो भी स्टेबल होगी। नेक्स्ट है एसेंशियल प्रैक्टिसेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम कौन-कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले हम करते हैं एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। दूसरा स्टेप होता है मेथड होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है सस्टेनेबल लॉजिंग। चौथा है फायर मैनेजमेंट। अब आगे हम इन प्रैक्टिसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होती है? ए का मतलब होता है नॉट, फोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटेशन या वेजिटेशन। ऐसे एरिया पे प्लांटेशन करना या ट्रीज लगाना जहाँ पे पहले कभी ट्रीज नहीं थी। हमने नए सिरे से प्लांटेशन करनी है। एक एरिया है, उस पे पहले कभी भी प्लांट्स नहीं थे, ट्रीज वगैरह नहीं थी, उस एरिया पे हमने प्लांटेशन करनी है, उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। और दूसरा है रिफॉरेस्टेशन। री का मतलब होता है अगेन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमने उस एरिया पे प्लांटेशन करनी है जहाँ पे पहले प्लांटेशन थी, अगेन करनी है। उस एरिया पे प्लांटेशन करनी है जहाँ पे पहले मौजूद तो थी लेकिन वो अब लॉस्ट हो चुकी हैं या वो डिग्रेड हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इसलिए हमने उस जगह पे दोबारा प्लांटेशन करनी है, उसको हम कहते हैं ये है रिफॉरेस्टेशन। इसकी एग्जांपल में है बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में 2014 में ये प्रोजेक्ट किया गया था बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें इनका एम था कि इन्होंने 1 बिलियन ट्रीज लगानी है। 1 बिलियन ट्रीज को रिप्लांट करना है, रिस्टोर करना है, जिससे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकें। और ये जो प्रोजेक्ट था बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, ये 2018 में ये कंप्लीट भी हो गया था और सक्सेसफुल भी हो गया था। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज रहती हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे होते हैं। फॉरेस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन के लिए भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है, इलीगल हंटिंग बढ़ रही है और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो स्पीशीज हैं ये इंडेंजर्ड हो रही हैं। इसलिए जब हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे तो ये स्पीशीज इंडेंजर होने से बच जाएंगी और ये स्पीशीज नेचुरली इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकेंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह। इसके अंदर जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। ये जो एरियाज हैं ये स्पीशीज को, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। स्पीशीज जैसे लिपर्ड्स हैं, मंकीज हैं और रेयर बर्ड्स हैं, ये इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे
तो ये स्पीशीज भी कंजर्व हो जाएंगी और इंडेंजर होने से बच जाएंगी। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लॉजिंग। ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक ही होती है जिसके ज़रिए हम ट्रीज की इस तरह से कटिंग करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ना हो और फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी डैमेज ना हो। बजाय इसके कि हम एक साथ सारी ट्रीज को फॉरेस्ट से कट कर दें, हम कुछ ट्रीज को कट भी करते हैं और साथ साथ न्यू ट्रीज को ग्रो भी करवाते हैं। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन नहीं होती। इसके लिए भी हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे सिलेक्टिव लॉजिंग है, रोटेशनल हार्वेस्टिंग है। इन टेक्निक्स की मदद से हम फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब सिलेक्टिव लॉजिंग क्या होती है? ये भी एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम सिर्फ उन ट्रीज को कट करते हैं जो फुली ग्रोन हो चुकी होती हैं और या तो वो ओल्ड होती हैं। हम यंगर ट्रीज को कट नहीं करते। इससे जो है वाइल्ड लाइफ भी सर्वाइव करती है और डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होती। दूसरा मेथड है रोटेशनल हार्वेस्टिंग। इस मेथड में हम फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट टाइम पे कट करते हैं। इस तरह जो एरिया हमने पहले कट किया होता है उसे इतना टाइम मिल जाता है कि वो दोबारा से रीग्रो कर सके। इसकी एग्जांपल में है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं जैसे फिनलैंड है या नॉर्वे है, उनमें टिम्बर की प्रोडक्शन इन्हीं टेक्निक्स की मदद से होती है। वो इन टेक्निक्स को यूज करते हैं और टिम्बर की प्रोडक्शन करते हैं और अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स और इकोनॉमिक नीड्स को भी मेंटेन करते हैं, उन्हें भी पूरा करते हैं और जो है फॉरेस्ट को भी कंजर्व करते हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी भी उनकी मेंटेन रहती है इन टेक्निक्स को यूज करके। नेक्स्ट है फायर मैनेजमेंट। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो एक नेचुरल इवेंट होता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी बन जाता है अगर हम इसे सही तरह से कंट्रोल नहीं करते। जब फॉरेस्ट को आग लग जाती है तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ट्रीज भी डैमेज होती हैं अगर हम इसको सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, और वाइल्ड लाइफ भी किल होती है, उनका हैबिटेट भी लॉस होता है। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है। फॉरेस्ट फायर की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जिससे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काज होता है। इसलिए फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए फायर मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फायर को मैनेज करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कंट्रोल्ड बर्न, फायर ब्रेक्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। इससे फायर डैमेज भी रिड्यूस होता है। सबसे पहले कंट्रोल्ड बर्न्स। कंट्रोल्ड बर्न में हम ऐसे एरिया को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ड्राई लीव्स ज़्यादा होती हैं, फ्लेमेबल मटेरियल ज़्यादा होते हैं, डेड प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। उसपे हम खुद ही आग लगा देते हैं, जिसके ज़रिए ये फ्लेमेबल मटेरियल्स और ड्राई लीव्स रिमूव हो जाते हैं और इससे अनकंट्रोलेबल फायर से हम बच सकते हैं। दूसरा होता है फायर ब्रेक्स। फायर ब्रेक में हम फॉरेस्ट के कुछ एरिया से ट्रीज को हटा देते हैं ताकि आग जो है आगे ना फैले, और ये जो एरियाज होते हैं ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अगर एक एरिया में आग लग भी गई है तो वो दूसरे एरिया में ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम है या फायर अलर्ट्स हैं, जो कि फायर को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और इससे फायर फाइटर जो होते हैं वो जल्दी ही रिस्पॉन्ड करते हैं और इससे हम जो है लार्ज फायर से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है? फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके ज़रिए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जैसे फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, वो नहीं होते और या तो रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट जो है सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट को भी बैलेंस करते हैं, क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। कैसे? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब अब्जॉर्ब होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस भी रिड्यूस हो जाती हैं। फॉरेस्ट कार्बन सिंक के तौर पर काम करता है, जो कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके रिड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को भी हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और वो एंडेंजर्ड होने से बच जाती हैं। लोकल पीपल भी फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे? लोकल पीपल कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं?
वो न्यू ट्रीज़ को प्लांट करवाएँ, उन्हें ग्रो करवाएँ और इसके साथ-साथ ट्रीज़ की कटिंग को भी कम से कम करें। इससे डिफ़ॉरेस्टेशन भी नहीं होगी और हमारी इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होती रहेंगी। थैंक यू। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।